हेलो स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स में अब तक हमने बात की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, जिसमें हमने लेंस जो है और लेंस और प्रिज्म और स्लिप की वजह से इमेज फॉर्मेशन देखा। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने डेली लाइफ में देखे हैं, जैसे कि हम वॉच की अगर शॉप पे देखें या ज्वेलरी शॉप पे देखें या डिटेक्टिव के पास देखें, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो इमेज जो है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमें लार्ज करके दिखाता है। इसके अलावा हमने लैब्स में भी हमने माइक्रोस्कोप्स देखे हैं जो छोटे छोटे जर्म्स जो है उनकी मैग्नीफाई इमेज हमें शो करता है। इसके अलावा हमने टेलीस्कोप्स का नाम भी सुना है कि टेलीस्कोप जो होता है वो काफ़ी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमें नॉर्मल नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, उनकी इमेज जो है वो फॉर्म करता है हमारी आई पे, और हमें वो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो दिखाई देते हैं। तो उन सभी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फर्दर डिस्कशन से पहले हम बात करते हैं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो है हमारी आई। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी आई जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उससे इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारे पास जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं उसकी इमेज जो है वो बनती है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई के लिए। तो देखिए, आई जो है वो एक स्फेरिकल शेप है ना, अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल शेप होता है, जिसका डायमीटर जो है वो 1 इंच होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट उसका डायमीटर जो है वो 1 इंच होता है। तो इसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके के होता है। बाकी इसकी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका डिस्कशन हम करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया को। ठीक है, कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया सबसे आउटर वाला पोर्शन है जो एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और ये जो है इसका जो शेप होता है वो शार्पली कर्व्ड होता है। तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद अगर नेक्स्ट पोर्शन देखें तो ये है हमारे पास इक्वेस ह्यूमर। तो ये जो है ये लिक्विड वाला पोर्शन है। अगर इसमें बात करें तो ये जो हमने अभी बात की कॉर्निया की, तो कॉर्निया के अंदर जो है वो एक लिक्विड जो है वो फील्ड होता है। उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। इस लिक्विड के आगे जो है वो एक लेंस होता है। ये ये जो लेंस है ये, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस फोकल लेंथ जो है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या इसको रिलीज करेंगे तो ये नॉर्मल जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता है। तो ये हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन लेंस, और ये हमारे पास होता है इक्वेरियस ह्यूमर के जस्ट आगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें। ये है हमारे पास आइरिस। तो आइरिस जो है ये, है ना, ये मस्कुलर डायफ्राम है। डायफ्राम मीन्स एक जैसे पेपर के अंदर अगर हम होल कर दें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डायफ्राम। तो जो हमारे पास आई का कलर होता है ये आइरिस की वजह से ही होता है। तो इक्वेरियस ह्यूमर और जो लेंस है इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं आइरिस। और जो हमारे पास आई का कलर होता है ब्लैक या ब्लू, या फिर हमारे पास ब्राउन ब्राउन आइस का हम जो कलर बताते हैं वो आइरिस का ही कलर होता है। आइरिस के बाद ये वाला जो छोटा सा होल होता है ना, इसको हम बोलते हैं पुपिल। ठीक है, पुपिल जो है वो ये वाला छोटा सा होल होता है, जिसका जो डायामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं अपेचर। अपेचर जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो ये हमारे पास वेरिंग अपेचर का होता है, जिसका जो अपेचर है हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो पिपल की साइज़ की वजह से एडजस्ट होती है। जैसे हमने देखा है कि जब हम कभी हाई इंटेंसिटी लाइट के एरिया में होते हैं, यानी अचानक लाइट अगर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी आई जो है वो छोटी हो जाती है। तो उसका रीज़न ये है कि अपेचर जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है फिर कम ट्रांसफ़र होती है हमारे लेंस पे। दूसरा होता है कि अगर लाइट जो है वो काफ़ी कम है, तो हमें अपनी जो
जो आँखें हैं वो थोड़ी एक्सपेंड करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो अपर्चर है उस कंडीशन पे अपर्चर जो है वो एक्सटेंड होता है, जो अपर्चर का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज़ जो है उस कंडीशन में, जब इंटेंसिटी कम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट जो है वो लेंस तक जा पाए और क्लियर इमेज बन पाए। तो इमेज की इंटेंसिटी जो है ना, वो हमारे पास पुपिल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है ना। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेटिना। तो रेटिना जो है ये आई का सबसे पीछे वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, रेटिना जो है ये सबसे आखिर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला वो पोर्शन होता है जहाँ पे लाइट रेज जो है वो इस पोर्शन में क्या इंसिडेंट होती है और हमें इमेज विजिबल होती है। जैसे जो भी लाइट रेज यहाँ आएंगी तो लाइट रेज यहाँ से क्या होगी, यहाँ से आने के बाद ये रेटिना पे, है ना, रेटिना पे कॉन्सेंट्रेट होती है। यहाँ से जो मसल्स हैं वो हमारे माइंड तक जाती हैं। तो यहाँ पर जब लाइट रेस इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर सेंसेशन की वजह से जो मसल्स हैं, मसल की वजह से यहाँ पर जो है सिग्नल माइंड में जाता है और हमें वो इमेज जो है वो विजिबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंस और लेंस से रेटिना की अगर डिस्टेंस की बात की जाए वो कांस्टेंट होती है। लेंस से जहाँ पर हमारी इमेज बन रही है वो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो हमें लेंस के लिए फॉर्मूला पता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अब देखिए, हमने कहा जो आई है, आई के लिए v जो है वो कांस्टेंट है, u जो है वो वेरी कर रहा है। तो उस कंडीशन पे अलग अलग इमेज कैसे बनेंगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ को हमें चेंज करना पड़ता है इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो देखिए अकोमोडेशन क्या होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे होता है तो उस कंडीशन में लाइट रेज जो है वो पैरेलल आती है और हमारी जो आई का जो लेंस है, रेज जो है वो वहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रेटिना पे कांस्टेंट होती है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उस कंडीशन में सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी रिलैक्स कंडीशन पे होती है। यहाँ पे सिलेरी मसल्स जो है ना, सिलेरी मसल जो है ये वाला पोर्शन है जिनका काम होता है इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जब सिलेरी मसल्स जो है वो स्ट्रेन होती है तो उस कंडीशन पे फोकल लेंथ जो होती है ना, वो कम होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगी फोकल लेंथ जो है वो उतनी कम होती जाएगी। तो जो फोकल लेंथ है लेंस की, उसको चेंज करने का काम जो है वो ये सिलेरी मसल्स करती हैं। तो पहले कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, तब सिलेरी मसल जो है वो काफ़ी रिलैक्स कंडीशन पे होती है, क्योंकि इस कंडीशन पे जो फोकल लेंथ होगी वो मैक्सिमम होती है और ये फोकल लेंथ जो है वो लेंस से रेटिना की बीट की जो डिस्टेंस होती है उसके बराबर होती है ना, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द रेटिना। क्योंकि इस कंडीशन में रेज जो है वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल रेज जो है वो सीधे रेटिना पे फोकस होंगे। तो इस कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर ही हुआ, तो इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है और ये वाली कंडीशन होती है लिस्ट स्ट्रेन वाली कंडीशन, है ना। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास सिलेरी मसल जो है वो लिस्ट स्ट्रेन कंडीशन में है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट उस कंडीशन पे इनफाइनाइट पे होगा। ओके, अच्छा, ये तो हमारे पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमारे पास क्लोजर ऑब्जेक्ट की बात करें तब, तो अभी हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होगी बट यहाँ पे इमेज की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें फोकल लेंथ को चेंज करना होगा। तो फोकल लेंथ चेंज करने का काम होता है सिलेरी मसल्स का। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है आई के पास आता है तब हमारी जो सिलेरी मसल्स जो होती हैं उनमें स्ट्रेन क्रिएट होता है। स्ट्रेन की वजह से फोकल लेंथ जो होती है वो कम होती है। अब फोकल लेंथ जब हमारे पास कम होगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा इमेज जो है, फोकल लेंथ जो है वो इस तरीके से एडजस्ट होगी एक्चुअल में कि हमारे पास जो फाइनल इमेज है वापस वहीं बने जहाँ पहले बनती थी। तो cerebral muscle adjusts the focal length in such a way that image is again formed at retina and we see the object clearly। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोकल लेंथ जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन इज द प्रोसेस इन विच वी एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस।
ओके। तो जब ऑब्जेक्ट पास आएगा फोकल लेंथ कम की जाएगी, तो वो होता है अकोमोडेशन। अच्छा, एक और चीज़ अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्ट हमारे आई के पास आता है, वो जो है ऑब्जेक्ट हमारे लिए और क्लियर होता जाता है, उसका साइज भी और इंक्रीज होता जाता है। बट यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो कम होती जाती है। हमारी सिलेरी मसल्स जो होती है उनकी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही स्ट्रेन ले सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो मिनिमम जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मसल जो है कैन नॉट बी स्ट्रेन बियॉन्ड अ लिमिट, हेंस इफ ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू क्लोज टू आई द फोकल लेंथ कैन नॉट बी एडजस्ट टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, है ना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो एक ऐसी डिस्टेंस आती है जिसके बाद हमारी आई जो है और फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उसके बाद क्या है, आई जो इमेज बनाती है रेटिना पे, वो इमेज जो है वो क्लियर नहीं होती। तो वो डिस्टेंस जहाँ तक इमेज जो है वो क्लियर थी, उसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर द क्लियर विजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट पॉइंट एट विच इमेज कैन बी फॉर्म ऑन रेटिना इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट जो है जिसकी डिस्टेंस हमारे आई से अगर देखेंगे, नियर पॉइंट की आई से डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आई जो है वो अनस्ट्रेंड कंडीशन पे इमेज रेटिना पे बन रहा है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आ रहा है तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ कम हो रही है, बट फोकल लेंथ एक लिमिट तक ही कम हो पाती है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। और वो डिस्टेंस जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट एवरेज वैल्यू की बात की जाए तो एवरेज वैल्यू जो है वो जनरली 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो क्वेश्चन में लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन जो है वो दिया होता है, नहीं दिया हुआ है तो हम 25 जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो था आई का स्ट्रक्चर, उसका अकोमोडेशन। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या अपेरेंट साइज। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, पर जब स्काई में हम देखते हैं तो वो छोटा सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्काई में जाने के बाद एरोप्लेन जो है वो छोटा हो जाता है, नहीं। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। तो आई पर जो ऑब्जेक्ट साइज मतलब एंगल इंसिडेंस करता है उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई है, यहाँ से लाइट रेज जब आ रही हैं तो ये लेंस से होती हुई रेटिना पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है। यानी रेटिना का इतना पोर्शन है जहाँ पे लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही होंगी। ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को जिसका हाइट जिसकी हाइट जो है वो एच है, ठीक है, हाइट अभी भी सेम ही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वही का वही है, बट उसको हम क्या करें, ज़्यादा डिस्टेंस लेके जा रहे हैं। तो जैसे पहली कंडीशन में ये डिस्टेंस जो थी वो डी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस जो है ये डी डैश है, या फिर एक काम करते हैं इसको बोल देते हैं D1, इसको बोल देते हैं D2। ठीक है। तो इस कंडीशन पे एंगल जो है वो थीटा डैश बना। ठीक है। तो अब देखिए, अब इस कंडीशन पे जो रेटिना का जो पोर्शन है वो कम काम आ पा रहा है, यानी लाइट रेज जो है वो कम पोर्शन पे इंसिडेंस हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपेरेंट साइज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, ये वाला जो एंगल है ना इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या अपेरेंट साइज बोल सकते हैं। ठीक है। अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, यानी कि थीटा जो है वो जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो हमें इतना उतना ही ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर यहाँ से डायग्राम से देखें तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी जैसे पहली वाली केस है, तो पहले वाले केस में थीटा का रिलेशन आएगा थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन D1, और दूसरी कंडीशन में आएगा थीटा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन D2। तो अपने आप पता चलता है कि यहाँ पे सेकेंड वाले केस में थीटा जो है वो कम आ रहा है, यानी दूसरी कंडीशन में हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, अपेरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कम होगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंगल। तो ये एंगल जो है यहाँ पे आई पे सॉरी विजुअल एंगल, यहाँ आई पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट जो है वो उतना क्लियर होगा, और विजुअल एंगल जितना कम होगा
उतना कम विजिबल होगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यही काम आता है। हमारे आई की जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वो वर्चुअल इमेज जो है वो हमारे लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिसकी क्लियर इमेज जो है वो हमें विजिबल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल इमेज फॉर सो दैट कैन बी बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई। तो हमारी आई के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जिसकी क्लियर इमेज हमें दिखाई देगी। तो अब हम इस सेक्शन के अंदर तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, जिससे हमारे पास जो विजुअल एंगल है उसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टू बॉयज़, वन इज़ 52 inch tall and other is 55-inch tall, are standing at distance 4 meter and 5 meter respectively from an woman eye. Which boy will appear taller? तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन जो है वो दो स्टूडेंट को देख रहा है। एक स्टूडेंट की हाइट जो है ना, इसकी हाइट जो है वो है 52 इंच, और दूसरा स्टूडेंट है उसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 55 इंच। तो अब हमें बोला है कि एक थर्ड पर्सन जो है जो इन दोनों को देख रहा है, ठीक है, तो एक की डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ पर जो है वो है 4 मीटर और दूसरे की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो इस पर्सन को किसकी हाइट जो है वो ज़्यादा और किसकी हाइट जो है वो कम दिखाई देगी। तो देखें, तो सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए। तो जो ये ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर के लिए जो हाइट है वो डिपेंड करेगी थीटा पे, विजुअल एंगल पे। थीटा होता है एच अपॉन डिस्टेंस डी। तो पहले कंडीशन में थीटा देखे तो एच कितना आएगा, एच जो है वो है 52 इंच, है ना, और डी जो है वो है 4। तो यहाँ से हम देखेंगे ये आएगा 13 इंच पर मीटर। ये तो पहली कंडीशन में ए के लिए। अब थीटा 2 की बात करते हैं दूसरे के लिए। वो उसकी हाइट है 55 मीटर और डिस्टेंस जो है वो 5, दैट इज 11 इंच पर मीटर। तो हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो थीटा 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक है। तो अपेरेंट हाइट जो है ए जो है उसकी ज़्यादा होगी अपेरेंट हाइट ऑफ बी, है ना। एक्चुअल हाइट जो है वो बी की ज़्यादा है, पर यहाँ पे अपेरेंट हाइट की बात करेंगे तो अपेरेंट हाइट ऑफ ए जो है वो अपेरेंट हाइट ऑफ बी से ज़्यादा आएगी। ओके, तो हम सबसे पहले अब देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए ये हमारे पास पहली कंडीशन है जब हमने कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ नहीं किए। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो एच है, और अभी हम जो है वो नेकेड आई से, ठीक है, ये आई और इस ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हैं। तो अब देखिए इस कंडीशन पे एच जो है वो हाइट है, डी जो है ना, अगर हमें बात की जाए ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सबसे क्लियर विजन कब होगा, जब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। तो ये डी पे रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो विजुअल एंगल आएगा थीटा नोट, वो यहाँ पे आएगा एच अपॉन डी के बराबर। अब एक बात यहाँ समझिए कि अगर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, वो काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन पे जो थीटा नोट है ना, विजुअल एंगल जो है वो काफ़ी कम आता है। यानी कि उस कंडीशन पे हमें इमेज जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो हम क्या कर रहे हैं उस कंडीशन पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है दैट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, कम फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। देखिए हमें पता है जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं उनके लिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उनके बीच में होता है, तो जो लेंस है उसकी एक वर्चुअल मैग्नीफाई इमेज बनाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, ठीक है,
तो फर्दर इंक्रीमेंट की क्या लेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस लेंगे, जिसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हम कम लेते हैं। ठीक है, अब हमें जो फाइनल इमेज अगर यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंस है वो जो है आई और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के बीच में होगा। तो हमें जो फोकल लेंथ है वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन से कम लेना पड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास लेंस जो है, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन टी से कम होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज इन्फाइनाइट पे बने, तो तब हमारे पास जो आई थी वो 0 स्ट्रेन कंडीशन पे थी, और दूसरा था मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो इसको हम दो केस में स्टडी करते हैं। पहला केस कि जब हमारी सिलेरी मसल जो है वो लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन पे, लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन मतलब जब हमारे पास आई की जो फोकल लेंथ है ना, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे देखिए, उस कंडीशन में हम करते क्या है, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास, अगर हमें स्ट्रेन मिनिमम करना है तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, हमें इमेज जो लेंस से फॉर्म हो रही है उसको हमें फॉर्म करानी होगी इन्फाइनाइट पे। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी, है ना, तो वो इमेज जो है वो हमें लेस स्ट्रेन वाली कंडीशन पे मिलेगी। हमने कहा था ना, जब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इन्फाइनाइट पे हो, तो जब ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना, वो इन्फाइनाइट पे बनेगी, तब हमारे पास सिलेरी मसल जो है लेस स्ट्रेन कंडीशन में आएगी। और यहाँ पर इमेज इन्फाइनाइट पे कब बनेगी, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे हो। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है तो इसकी इमेज इन्फाइनाइट पे बनती है। तो इस कंडीशन पे अब हम यहाँ देखें, ये एंगल जो है ये है यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे थीटा का रिलेशन आएगा, थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नोट जो है वो तो नेकेड आई के केस में है, और थीटा जो है यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में। तो यहाँ पर जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसकी मैग्नीफाई पावर जो होती है उसे हम एम से डिनोट करते हैं, और एम का रिलेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नोट। यहाँ पे थीटा जो है वो है विजुअल एंगल इन केस ऑफ जब हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और थीटा नोट जो है वो वाला केस है जब हमने कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है और जो ऑब्जेक्ट है वो डी पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल सबटेंड बाय इमेज ऑन आई when microscope is used, and theta naught is the angle subtend on naked eye when object is placed at near point। तो अभी हम अगर देखें जो थीटा है ना, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एच है, और हमने ऑब्जेक्ट जो है वो कोई यू नॉट की डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे जो थीटा है वो हमारे पास आएगा एच अपॉन डी, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। तो इस केस में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा डी अपॉन यू नॉट, है ना। अभी जो हमने यहाँ पे केस देखा इसके अंदर हमने यू नॉट जो है वो इक्वल टू एफ लिया है, ऑब्जेक्ट हमने फोकल लेंथ पे रखा है ना, तो हमने यू एफ लिया है, तो दूसरी ये थीटा जो है वो एच अपॉन एफ नोट आया। तो जो अभी हम केस ए की बात कर रहे थे, इसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो होगा वो होगा डी अपॉन यू नोट के बराबर, और यू नोट जो है वो एफ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहले केस के लिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो सिलेरी मसल जो है वो लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन में होगी, उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो डी अपॉन एफ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट केस के लिए। देखिए यहाँ पे हमने जो देखा मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो डी तो कांस्टेंट है, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू नॉट है। तो यू नॉट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो अगर लेंस के केस में मैं ऑब्जेक्ट को अगर पास लेकर आता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैग्नीफिकेशन फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊँ। बट इसमें एक लिमिटेशन है, हमें इमेज जो है वो मैक्सिमम मैग्नीफाई मिलेगी तब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंस से बचने वाली जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे मिले, है ना। पहले जो इमेज थी, फर्स्ट जो केस देखा उसमें इमेज इन्फाइनाइट पे बन रही थी। अब हमारे पास इमेज जो है वो बनेगी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे। तो
मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो हमें कब मिलता है, जब हमारे पास इमेज जो है, इमेज बाय लेंस जो है ऑन डी मिलती है। उस कंडीशन पे हमारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और वो पहला वाला केस क्या था, जब हमारे पास इमेज जो है वो इन्फाइनाइट पे फॉर्म। तो आप देखिए, हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं कोई डिस्टेंस यू नॉट पे कि इसकी इमेज जो है वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे मिले। तो यानी इस केस के लिए हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है वो तो हो जाएगा -d के बराबर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे है यू नॉट के बराबर, जो माइनस लिया जाएगा। और फोकल लेंथ जो है वो कोई एफ जो है वो आई की है, फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला का रिलेशन यहाँ पे आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/-d -1/-u0 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/d प्लस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f। दोनों तरफ d का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा -1 प्लस d/u0 इज इक्वल टू d/f। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/u0 इज इक्वल टू d/f प्लस 1 या 1 प्लस d/f। अब देखिए d/u0 जो है वो हमने देखा था, वो था मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बराबर, यानी m इज इक्वल टू यहाँ पे मिला, वो मिला 1 प्लस d/f। यानी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो हमें मिलेगा जब हमारे पास लेंस से बढ़ने वाली इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे होगी, और उस कंडीशन पे मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस d/f, है ना। अब ये चीज़ हमें पता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है डी जो एफ जो है ना, यहाँ पे हमारे पास जो एफ है दैट इज लेस देन डी। तो उस कंडीशन पे मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, चाहे पहले वाले केस की बात करो या दूसरे वाले केस की बात करो। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उनके लिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो एक्स की फॉर्म में बताए जाते हैं। देखिए ये इस तरीके से इसकी यूनिट जो है वो एक्स की फॉर्म में बताई जाती है। जैसे कि अगर किसी भी लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो अगर 10 है तो उसे हम 10x मैग्नीफायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट की जो अ, किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो उसके साइज का 10 टाइम जो है उसे मैग्नीफाइड करके बता सकता है। और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन होगा 1 प्लस d/f, ओके। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है, अगर हम उससे इमेज को ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं तो उसके बाद इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आती। तो अगर हमें और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा कन्वर्जिंग लेंसेज को यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे डायग्राम में बताया हुआ है, तो हमने क्या है 2 लेंस यूज़ किए। जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो आई के पास होता है उसे बोलते हैं हम आई पीस या ओकुलर, ओके। और यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे अपेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो आई पीस से छोटा है, और उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फोकल लेंथ जो है वो कंप्लीट लेंथ के कंपेरिजन में बहुत कम होगी। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं ये क्या है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस और दोनों कोएक्सियली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आई पीस या उसे ओकुलर भी बोलते हैं। और इस कंडीशन पे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ और अपेचर जो है वो दोनों ही काफ़ी कम होती है ना। यहाँ पे अगर हम देखें इसके बीच की इनकी लेंथ जो है उसको हमें चेंज करने के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है, एक स्क्रू दिया जाता है, ठीक है। स्क्रू से जो है वो हम दोनों जो लेंसेस हैं उन दोनों की डिस्टेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप लेंथ, ठीक है। तो इसको हम स्क्रू से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम ये डायग्राम को स्टडी कर रहे तो डायग्राम में देखिए क्या पता चलता है हमें। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ से है ना फोकल, जिसका जो फोकस पॉइंट है उससे पहले अगर रखें, हमने फोकल, इसकी फोकल लेंथ तो पहले कम ली है ना। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो मैग्नीफाई इमेज जो है वो 2f से उधर, और ये मैग्नीफाई रियल इमेज बने। तो सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है, जो इन्वर्टेड और रियल होती है। अब ये वाली जो इमेज है ना, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, वो हम मैग्नीफाई करके एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। हम क्या करेंगे, I1 जो है वो उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो I1 जो है वो आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। तो हमारे पास आईपीस जो है वो अब एक सिंपल मैग्नीफाई की तरह काम करेगा। जो सिंपल माइक्रोस्कोप अभी हमने देखा, तो आईपीस जो है वैसा एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। जैसे अभी हमने कहा था ना, माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है, तो m इजिकल टू, हमने रिलेशन देखा था, वो आया था D/F, और एक और रिलेशन आया था, वो आया था 1+D/F, दो अलग अलग कंडीशन पे। तो ये दोनों जो है वो आईपीस के लिए ट्रू होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो अलग अलग कंडीशन के लिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर आ सकते हैं। तो अगर हम नेकेड कंडीशन में देखें कि आई जो है वो नेकेड कंडीशन में डी डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास थीटा का रिलेशन जो आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू H/D। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन पे। अच्छा, अब इस कंडीशन पे बात करें कि जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में थीटा का रिलेशन जो है वो क्या आएगा। तो अब देखिए, थीटा का रिलेशन जो है वो होगी हाइट ऑफ इमेज H' अपॉन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ठीक है, ये है हमारे पास UE, और ये है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में है क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो फर्स्ट इमेज बनी है वो सेकेंड आईपीस जो है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। तो यहाँ पे हम अब रेफरेंस लेंगे, किसका लेंगे, आईपीस का। तो आईपीस के लिए थीटा जो आएगा वो आएगा H' यानी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन UE। तो अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो आता है उसका रिलेशन हमें पता है, वो होगा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फैक्टर m इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नोट। थीटा जो है वो हमें मिला H/D, सॉरी, यहाँ जो थीटा है वो है H' अपॉन UE, और थीटा नोट जो है, थीटा नोट यहाँ पे हमें मिलेगा, वो मिलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन D, यानी ये रिलेशन हमें मिलेगा H' अपॉन H इंटू D अपॉन UE। ठीक है, यहाँ पे H जो है वो ये हाइट ऑफ इमेज है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बनाता है। H जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। D जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और यहाँ पे UE जो है वो है यहाँ पर वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारी इमेज I1 जो है वो फॉर्म होती है आईपीस से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो H' अपॉन H जो है वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करेगा, और D/DE जो है वो हमारे आई पीस पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आई ऑब्जेक्टिव लेंस से देखूँ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे पास H' अपॉन H जो है वो मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बराबर होगा, जो V/U के बराबर होता है। ठीक है, यानी V और U जो है, और V यहाँ पे हो जाएगा V0, U जो है वो हो जाएगा U0। तो H/H' जो है उसका रिलेशन V0/U0 के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं D/DE, दैट इज मैग्नीफिकेशन फैक्टर ऑफ आई पीस, D/DE, है ना, जिसका रिलेशन अब अगर हम देखेंगे वो आएगा D/FE, जब हमारे पास इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनती है तब। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आएगा D के इसके जगह, वो आएगा 1+D/FE। ये कब होगा, जब हमारे पास इमेज जो बनेगी, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, है ना। याद है हमने दो केस देखे थे, तो पहले केस के लिए D/DE, दूसरे के लिए
1+d/Fe। तो ये हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के लिए जो ये दो केसेस बनेंगे उसमें मैग्नीफिकेशन फैक्टर्स जो है वो क्या आएंगे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में बात करूं तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो रिलेशन आता है ना, वो बनेगा यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जब हमारे पास इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे है ना, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आएगा वो आएगा V/U इंटू D/Fe। ठीक है, और जब हमारे पास इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बन रही है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, इमेज एट D पे मिल रही है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का रिलेशन आएगा, वो आएगा V/U 1+D/Fe। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। तो यहाँ तक चीज़ें निकल चुकी है। अब हम देखते हैं V/U का रिलेशन जो ऑब्जेक्टिव लेंस से आएगा। तो देखिए, अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/V - 1/U = 1/F। तो यहाँ से तो इसे एडजस्ट करते हैं, दोनों तरफ जो है वो V का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिलेगा 1 - V/U = V/F। यहाँ पे F जो है वो फोकल लेंथ है F0, तो यहाँ पे V/U जो है वो हमें मिलेगा 1 - V/F0। अब एक बात समझिए, अभी हमने बात की थी यहाँ पर जो V जो है दैट इज ग्रेटर देन F0, यानी V/F0 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो 1 है ना, 1 - V/F0 है, उसको अप्रोक्सीमेट जो है वो हमें V/F0 लिख सकते हैं, -V/F0 जो है वो लिख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे V जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लेंथ, जो यहाँ पे टोटल ट्यूब लेंथ होगी, दोनों जो लेंसेस है उनके बीच की जो लेंथ है वो उसे हम बोलेंगे ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पे V जो होगा वो उनकी ट्यूब लेंथ के बराबर ही होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V/U = -ट्यूब लेंथ अपॉन F0। तो अभी हमने जो दो केसेस देखे थे उन दोनों केसेस के लिए जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर है, केस 1 के लिए जब हमारे पास लेस स्ट्रेंथ वाली कंडीशन है तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला आएगा M/F0 इंटू D/Fe। ठीक है, और जब हमारे पास इमेज जो है वो लेस डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो उस कंडीशन पे जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा -L/F0 1+D/Fe। तो हमारे पास ये जो दो रिलेशन है वो हमें याद होनी चाहिए, ये हमारे पास होता है ट्यूब लेंथ और मैग्नीफिकेशन फैक्टर में रिलेशन। ओके, तो आज हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी किया, तो इसके रिलेशन जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टेलीस्कोप की बात करेंगे और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके।